आते हैं हम पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया था सामाजिक संरचना का। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में जहाँ तक हमने समाज जाति व्यवस्था पढ़ी थी कि जाति क्या है और पंचायत जाति क्या है, अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे कि जजमानी प्रथा क्या है। जजमानी प्रथा क्या होती है, जजमानी प्रथा पे हम आते हैं। तो जजमानी प्रथा में हमारे ऑस्कर लेविस लिखते हैं। ऑस्कर लेविस जो हैं एक समाजशास्त्री हैं, वो लिखते हैं कि इस प्रथा के अंतर्गत एक ग्राम में होने वाले प्रत्येक समूह में यह आशा की जाती है कि दूसरे जाति के परिवारों के लिए वो कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करें। क्या कहते हैं हमारे ऑस्कर लेविस, ये तो किताबी भाषा थी। ऑस्कर लेविस एक्चुअल में ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी समाज हो और उसमें कोई भी जाति हो, वो ये जिम्मेदारी उठाए कि एक सेवा उस समाज को दे। ठीक है। जजमान एक्चुअल में जजमानी प्रथा में क्या है ना कि जजमान लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मण का कोई चेला जजमान, ऐसा नहीं है। हर एक वो व्यक्ति जजमानी प्रथा में है जो अपनी एक सेवा जो है वो समाज को दे रहा है। जैसे कि वेबस्टर जो कहते हैं कि एक समाज जो है, वेबस्टर के अनुसार, वेबस्टर ने लिखा कि एक समाज जो है वो धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मण को किराए पे लेके आता है और किराए पे लाके वो उनसे अपना कार्य करवाता है या उनकी संरक्षणा करता है और उनसे पूजा पाठ अर्चना करवाता है। तो एक सेवा ब्राह्मण ने क्या सेवा दिया, पूजा पाठ अर्चना जो उसके हाथ में है उसने दिया। ये क्या कौन लिखता है, वेबस्टर लिखते हैं कि वो किराए पे लेके आते हैं। लेकिन ऑस्कर लेविस क्या कह रहे हैं कि वो हर एक ग्रामीण व्यक्ति या हर एक उस समुदाय, उससे आशा की जाती है कि वो दूसरे जाति को, मान लो कोई किसी वर्ग और जाति का है तो दूसरे जाति को अपनी एक कोई प्रमाणित सेवाएं दे सके। जैसे कि बढ़ई है तो लकड़ी का काम करके किसी एक दूसरे जाति के लिए काम करे। जैसे नाऊ है तो बाल बनाना, दाढ़ी बनाना करते हैं, वो करके दे। ठीक है। जो चमड़ा निकालने वाले समुदाय हैं वो चमड़ा निकाल के चमड़े के जो ढोलक, ताशे, मंजीरे बनते हैं वो बना के दे। सब समुदाय का अपना अपना कार्य है, तो दूसरे समुदाय को अपनी एक कार्य दें, वो जजमानी व्यवस्था है कि जो आपके पास है वो दूसरे को दे रहे हैं, तो आप भी जजमान हैं। हर इस समाज में सब जजमान हैं जो एक समुदाय दूसरे समुदाय को अपना योगदान दे रहा है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि हजामत जो हजामत बनाता है, कटाई उटाई करता है, ऐसे ही चमार हैं, धोबी हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये सारे लोग अपना अपना योगदान देते हैं इस समाज में, तब ये जजमानी प्रथा होती है। पांचवा हमारा टॉपिक ग्रामीण विवाह। अब ग्रामीण विवाह है तो कई लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे इसमें कि अब सद विवाह पढ़ाएंगे। तो ग्रामीण विवाह क्या है कि एक्चुअल में ये ग्रामीण विवाह इसलिए लागू किया ना कि मानव के जो ह्यूमंस हैं उनकी जो सेक्सुअल मेंटालिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए, यौन व्यवहार जो होता है उनका, सेक्सुअल मेंटालिटी जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये समाज ने व्यवस्था बनाई कि आप शादी करिए और तब किसी के साथ इंटिमिनेट होइए। इसके लिए इन्होंने समाज में एक शादी का प्रस्ताव रखा। अगर आप जानवरों को देखें तो उनको शादी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने सेक्सुअल चीजों के लिए वो कहीं भी कैसे भी अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन मानव समाज में इन जरूरतों के लिए शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए विवाह ही एक ऐसा संस्था है, विवाह ही ऐसी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा
दो अलग अलग जेंडर के लोग मिलके रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं? सामाजिक स्वीकृति पे। ऐसे नहीं कि अपने मन से रह रहे हैं, सामाजिक स्वीकृति पे रहते हैं और रह के वो संतान उत्पत्ति करते हैं, अपनी प्रोजनी जो है वो लेके आते हैं, जिससे उनका भरण पोषण भी करते हैं। उस प्रोजनी का भरण पोषण, खाना पीना देना, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए विवाह बनाया गया। इसी में नातेदारी भी चलती है, इसी विवाह की वजह से। तो ग्रामीण विवाह का जो उद्देश्य है ना, ग्रामीण विवाह का उद्देश्य है, वो 3 उद्देश्य हैं इसके। आखिर ग्रामीण विवाह में क्यों विवाह किया जा रहा है, जरूरत क्या है? जैसे आजकल के युवा कह रहे हैं ना, विवाह भाई जरूरी क्यों है, हम नहीं करेंगे। विवाह क्यों जरूरी है ग्रामीण में या कहीं भी विवाह? उसके 3 उद्देश्य हैं विवाह करने के। एक है धर्म, दूसरा है संतान उत्पत्ति, तीसरा है आपका रति आनंद, मतलब आपकी खुशी। ठीक है, 3 चीजों के लिए विवाह किया जाता है। धर्म क्या है? क्योंकि आपको अगर कोई पूजा पाठ अर्चना या धार्मिक कार्य कोई संपन्न करना है तो आपके पत्नी का होना या आपके पति का होना अति आवश्यक होता है। किसी भी पूजा अर्चना को करने के लिए 2 व्यक्तियों का, 2 विषम लिंगियों का होना जरूरी ही जरूरी है। तो इसलिए एक शादी की जाती है संस्कार वगैरह संपन्न करने के लिए। दूसरा क्या है? संतान उत्पत्ति। ये भी धर्म से जोड़ के देखिए आप, तो श्राद्ध करना हो, तर्पण करना हो अपने पिता का, तो इसमें पुत्र की बहुत जरूरत है। साथ ही एक मान्यता है कि अगर पुत्र तर्पण नहीं करता है, श्राद्ध नहीं करता, तो लोग जो है कहा जाते हैं, नरक में जाते हैं। हमारे समाज में ये कहा गया है कि लोग नरक में जाएंगे। उसके बाद अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए भी संतान उत्पत्ति जरूरी है। कैसे जानेगा कि इस वंश में कौन लोग रहे हैं? आप कोई वंश की कथा अगर पढ़ते हैं, चंद्र वंश की गुप्त वंश की पढ़ते हैं, मौर्य वंश की पढ़ते हैं, किसी भी वंश की अगर कथा आप पढ़ रहे हैं या कोई इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसे पता? उसके लिए संतान उत्पत्ति जरूरी है। तीसरा है रति आनंद। देखो रति आनंद क्या है? हर इंसान की फिजिकल नीड होती है। आपके शरीर में हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्टेरोन है, तो ये हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं सबकी फिजिकल नीड होते हैं। जैसे आपके खाने की जरूरत है, वैसे आपको सेक्स की जरूरत है। तो फिजिकल नीड के लिए भी, आनंद के लिए भी, धर्म जीवन के, देखो धर्म शास्त्रियों के अनुसार 4 चीजें हैं जो जीवन में होनी चाहिए। कोई भी धर्म शास्त्री अगर है, समाज शास्त्र के अंदर भी एक धर्म शास्त्री है, तो उनके लिए 4 चीज बहुत जरूरी है। 4 चीज क्या है उद्देश्य उनका? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 चीजें मानी गई हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजों पे ही ये सारी चीजें चलती हैं। विवाह के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों की पूर्ति हो जाती है। धर्म भी हो जाता है पूर्ति और अर्थ की भी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद तीनों उद्देश्यों के अतिरिक्त ग्रामीण विवाह में कुछ अन्य भी उद्देश्य हैं। देखो यौन सुख, फिजिकल सुख, अभी जो मैंने बताया सेक्सुअल जो सेटिस्फेक्शन होता है, उसके लिए भी हम शादी करते हैं। उसके बाद इनमें क्या है? कृषि की सहायता के लिए। अगर आपके पास बच्चे ज्यादा हैं, आपके घर में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ग्रामीण क्षेत्र तो भाई कृषि पर ही निर्भर करता है, तो उसकी मजदूरी बचती है, उसके यहाँ बच्चे खेतों में काम करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। एक पॉइंट ये भी है कि अगर उनके घर में व्यक्ति हैं और लंबे समय तक, जैसे देखो एक चीज बताते हैं, किसी व्यक्ति को ना बहुत समय तक बच्चा ना हो, तो हमारे समाज में एक भावना है कि ये व्यक्ति किसी काम का नहीं, उसको कई प्रकार के ताने सुनने होते हैं। महिलाएं जो होती हैं उनको सबसे ज्यादा ताना सुनना होता है। ऐसा हमारा निष्ठुर समाज है कि जो उस महिला को बांझ और पता नहीं क्या क्या ताने देता रहता है। पुरुष को भी कई प्रकार के ताने देता है। तो उन तानों से बचने के लिए भी समाज में प्रतिष्ठा जरूरी है, तो उस बचने के लिए भी इनको संतान उत्पत्ति करना है, इसके लिए भी इनको जरूरी है। तो विवाह इसलिए भी जरूरी है भाई, विवाह करना ही पड़ेगा। उसके बाद ग्रामीण धर्म होते हैं कुछ, एक मैंने छठा पॉइंट क्या बताया, ग्रामीण धर्म।
शहरी लोग की तुलना में जो ग्रामीण होते हैं ना, वो धर्म से काफ़ी प्रभावित होते हैं। जो भी हमारे ग्रामीण लोग होते हैं वो धर्म से काफ़ी प्रभावित होते हैं। कहा से कि वो कृषि से जुड़े रहते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं, तो उनको क्या है कि वो प्रकृति को पूजते हैं, बहुत पूजते हैं प्रकृति को। जैसे वर्षा को पूजते हैं, वर्षा के लिए वर्षा को पूजते हैं। कृषि पे है भाई, तो उनको प्रकृति को पूजना ही पड़ेगा। सर्दी, गर्मी, आंधी, ओस, पाला, इन सब से इनका घर रिश्तेदारी वाला नाता है। आइए साहब आप बैठिए, हमारे यहाँ चाय नाश्ता करिए, ऐसी इनकी व्यवस्था होती है ग्रामीणों की। जब ये बरसात हुआ ना, इस बरसात के लिए हमारे किसान इंद्र देव की पूजा भी करते हैं। और जब ये इंद्र भगवान ज्यादा बरस जाए तो इनको बहुत कुछ सुनाते भी हैं, कई बार तो गरिया भी देते हैं। तो कई व्यवस्थाएं होती है, गाली भी देते हैं, बोलते भी हैं, दुख भी प्रकट करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति को अपना समझते हैं। ये प्रकृति से इतना जुड़े हैं कि उनको अपना समझते हैं। तो आंधी आए, धूप आए, पाला, इनसे बात करते रहते हैं ग्रामीण। आप देखिए, आप सबने समाज में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के आराध्य मानते हैं। ये समझ लो कि अगर कहीं धर्म है तो वो ग्रामीणों के पास ही धर्म है, और इनके मस्तिष्क को इस धर्म ने जकड़ा हुआ है। इसको छुड़ाना आसान नहीं है और छुड़ाने की जरूरत भी नहीं है। धर्म को जकड़ा है। धर्म क्या है? धर्म मतलब इतने देर से मैंने धर्म बताया, धर्म एक्चुअल में है क्या? धर्म क्या है कि एक अलौकिक शक्ति है जो दिखती नहीं है लेकिन है, पावर है। उनका मानना है कि एक अलौकिक शक्ति है जो व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ बनाता है। वो शक्ति जो है, शक्ति को व्यक्ति एवं समाज में श्रेष्ठ बना देता है, बहुत बड़ा बनाता है। उनका श्रद्धा रहता है, भाव रहता है, भक्ति रहता है, उसके प्रति भावनाएं होती हैं। ये पूजा आराधना करने लगता है। धार्मिक परिभाषा कहते हुए टायलर लिखते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। धर्म क्या है? टायलर हमारे लिखते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। किसी भी ऐसी शक्ति में जो अलौकिक है, जो दिखती ही नहीं है, उसमें एक विश्वास ही धर्म है। फ्रेजर लिखते हैं कि धर्म में मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि का आराधना करना समझता है। मनुष्य क्या समझता है कि एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसे हमें पूजा अर्चना करना चाहिए, अपने से श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ कंट्रोल में रखती है। तो फ्रेजर भी लिखते हैं ग्रामीण जीवन में महत्व भी है इसका कृषि में, क्योंकि ग्रामीण जो हैं इष्ट देव की अपनी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और अधिक अधिक लाभ देने का आशीर्वाद चाहते हैं। इतना पूजा उजा जाते हैं मंदिर में, देखेंगे सब कहेंगे भगवान हमको सोना दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, सब मांगते हैं। तो ये ग्रामीण जाते हैं अपने हितों के लिए, अपने इष्ट को पूरा करते हैं। और अटूट विश्वास होता है इनका, अपने धर्म पे अटूट विश्वास होता है, इसे हम काट नहीं सकते। अगर इसमें धर्म हटा दिया जाए ना तो संस्कार नहीं बचेंगे। ग्रामीणों के बीच धर्म होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां से उनके संस्कार भी आते हैं, क्योंकि धर्म संस्कार सिखलाता है। तो जिसका संबंध धर्म से है वो नैतिक जीवन का आधार मानते हैं, मानव जीवन का आधार मानते हैं, और वो उन नियमों पे चलते हैं। किसी को बुरा नहीं करना है, क्योंकि पाप नहीं करना है। हमको पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, उसके बाद पुनर्जन्म होगा। कर्म में विश्वास रखिए, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। क्या है? पॉजिटिव चीजें सिखाते हैं। आपको डर तो देते हैं, लेकिन डर की वजह से आप क्या करेंगे, आपको कहेगा कि आप नरक में जाएंगे, तो आप बढ़िया बढ़िया काम करिए। तो जब आप बढ़िया काम करते हैं तो समाज में अच्छी चीजें जाती हैं। तो इनका धर्म क्या है कि अच्छी चीजों के लिए भी प्रेरित करता है। पवित्र रहते हैं, शुद्ध आचरण रहते हैं इनके, किसी से मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलना, सहिष्णुता होती है इनमें, अहिंसावादी होते हैं, सहयोग देते हैं, लोगों के साथ सहयोग भी देते हैं। कोई कुछ बोल दिया तो सह भी लेते हैं। ये किसी को प्रेम से बुला के बैठाएंगे, चाय पानी नाश्ता कराएंगे। अनजान भी व्यक्ति होगा ना, धूप में आता है तो देखो ग्रामीण बहुत सेवा करते हैं। तो इसीलिए ये इनकी इंपॉर्टेंस है। सातवां हमारा ग्रामीण शिक्षा। ग्रामीण शिक्षा क्या है कि मानव जाति के इतिहास में यह बात का साक्षी है
कि आदिकाल से ही ग्रामीण समाज विश्व प्राचीनता, सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। जो ग्रामीण मतलब प्राचीन काल, बहुत पहले, जब हम तुम कोई पैदा नहीं था, बहुत पहले, तो उस समय जो हमारा ग्रामीण समाज था, ये रूरल समाज था, सोशल था, तो ये क्या करता था कि इनका प्राचीन काल से ही, आदिकाल से ही सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। इनके यहाँ सभ्यता आप जाएंगे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, देखिए सभ्यताएं देखेंगे, कई ऐसी सभ्यताएं हैं, सिंधु सभ्यता देखिए आप, तो उनमें ये दिखाया गया होगा ना कि प्रकृति के प्रति कैसे रहे, भगवान के प्रति कैसे रहे, आचरण कैसे बढ़िया रखें। आप पुराणों को उठा के देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये संस्कृति का केंद्र रहा है हमारा भारत। और ग्रामीण समाज शास्त्र का रहा है, संस्कृति का केंद्र रहा है हमारा भारत। भारत में वर्तमान में ग्रामीण समाज की प्रधानता है। बाद में प्रारंभ से शिक्षा जो है वो उन्नत पद पे रही है। आप जाएंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय जो जला दिया गया, वहां पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते थे और उनका ज्ञान बहुत आगे था। तो हमारा भारत जो है, ये जो हमारा ग्रामीण समाज शास्त्र है, ज्ञान का भी केंद्र रहा है और काफी आगे रहा है। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ संपूर्ण वैभव भी था, सोना बहुत ज्यादा था। एक से एक दुरांतकारी आए और लूटे और इस देश को लूट के गए। मुगल भी लूट के गए, हमारे यहाँ अंग्रेज भी लूट के गए, तब भी हमारे यहाँ कमी नहीं है। आज भी हमारे देश सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया भी कहा गया, ग्रामीण शिक्षा ये सिखाती है। लेकिन एक चीज और भी है कि आक्रांताओं ने अपने स्वार्थ में जो भी चीजें लूटी, जो भी चीजें यहां से लूट के गए, शिक्षा को बहुत ही संकुचित कर दिया। जब नालंदा विश्वविद्यालय जल गया तो हमारे जो ज्ञान का स्रोत था वो संकुचित हो गया। हम आज वो चीजें जानते हैं जो बाद में लिखी या बाद में पढ़ाई, काफी ज्ञान पीछे हो गया। अगर नालंदा रहा होता तो ज्ञान और भी तेजी से आगे बढ़ा होता, ग्रामीण समाज शास्त्रों में या इस भारत क्षेत्र में बहुत बढ़ा होता। उसके बाद क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना अब क्या है कि धन जिसके पास है ज्ञान वही ले सकता है। ये एक बहुत समस्या वाली बात है कि जिसके पास धन है वो ज्ञान ले सकता है। यही कारण है कि धीरे धीरे भारत जो है वो पिछड़ता गया। इससे ग्रामों में बुरी अवस्थाएं एकमात्र अशिक्षिता के कारण ही होती गई। ग्रामीणों में अशिक्षिता होती गई, ग्रामीण पढ़ नहीं पाए तो थोड़े भाई जो पढ़ नहीं पाएगा, ज्ञान का अभाव होगा, तो कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो किसी गलत पथ पे चला जाएगा। तो जब पढ़ाई ऐसा हो जाए कि उसको धन देने वाला ही पढ़ पाएगा, तब कोई नहीं पढ़ पाएगा। मैं फ्री एजुकेशन आपको इस यूट्यूब के माध्यम से इसीलिए दे रहा हूं कि आप पढ़िए, आप हर चीज पढ़िए, आपको पैसा ना लगे। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा ना बोले कि मेरे पास पैसा अगर होता तभी मैं पढ़ता, आज मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं अनपढ़ हो गया। मैं आप लोगों को कहता हूं आप पढ़िए, मैं जितना हो सकेगा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके लिए मेरे पास एजुकेशन फ्री सुविधा रहेगी, हमेशा के लिए आजीवन रहेगी। अब आते हैं कि ग्रामीण समाज का मनोरंजन, हमारा एक लास्ट टॉपिक है इसका, जो मैंने 8 आपको टॉपिक बताए थे शुरू वाले में, पहले वीडियो के पार्ट में। इसका लास्ट टॉपिक क्या है कि ग्रामीण मनोरंजन। आखिर गांव के पास मनोरंजन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, आखिर करते कैसे हैं वो मनोरंजन? तो मनोरंजन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव इतिहास और मानव सभ्यता है। मानव सभ्यता जितनी पुरानी, ग्रामीण मनोरंजन उतना ही पुराना है, क्योंकि मनोरंजन के लिए इनके पास ऐसी चीजें हैं। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग घर वाले, नानी दादी माँ कहानियां सुनाती थी, तो काल्पनिक कथाएं, परिलोक कथाएं, दैविक कथाएं, धार्मिक कथाएं सुना के वो एक दूसरे को मनोरंजन देते थे। अब तो कथाएं कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि कथाओं में अच्छी सीख होती है।
हर कथा ये बताती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मनोरंजन के साधन इनके तहत काल्पनिक कथाएं थी, पारंपरिक कथाएं थी, उनके अपने अनुभव थे, एक दूसरे से जो वो साझा करते थे, यही उनका मनोरंजन था। नवीन साधन तो कई विकसित हो गए हैं, आधुनिकता में देखेंगे तो मोबाइल आ गए हैं, इंडोर गेम्स हैं, लेकिन उस समय आउटडोर गेम्स थे, बाहर खेलने वाले गेम्स थे। खेल से क्या होता था कि लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं रखते थे। बच्चों को देखेंगे ना खेलेंगे तो ये नहीं पूछेंगे किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं, किस स्कूल के हैं, ये कभी नहीं पूछते हैं। वो खेलते हैं, बच्चे हैं, तो उनका मनोरंजन रहता है। मनोरंजन से गांव के खेल भी स्वदेशी खेल होते हैं, ऐसा नहीं कुछ जैसे आपने गिल्ली डंडा खेलते हैं बच्चे, स्वदेशी खेल है। किससे खेलना है? लकड़ी से खेलना है। कंचे खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। आप देखिए आज कबड्डी जो है आप नेशनल लेवल पे खेल हो रहा है कबड्डी का, आप टीवी पे देखते होंगे, प्रो कबड्डी करके आता है। तो नेशनल लेवल पे खेल, वो ग्रामीण खेल है कबड्डी, जो हमारे यहाँ ग्रामीण खेलते थे। रस्सी कूद लड़कियां हमारे यहाँ खेलती थी, महिलाएं खेलती थी रस्सी कूद। गोटियां खेलते थे, गोटियां 5 गोटियों से लेके खेल खेलते थे। तो ये सब क्या था? प्रकृति से ही उनका मनोरंजन होता था, प्रकृति से ही वो मनोरंजन करते थे। और इनका क्या है कि सार्वभौमिक है, हर जगह इनका खेल चल रहा है। ग्रामीण मनोरंजन जो है वो हर जगह चलता है। गांव में एक और चीज है कि पुरुष के लिए अलग मनोरंजन की व्यवस्था है, स्त्री के लिए अलग मनोरंजन की व्यवस्था है। उसके बाद गांव में नाटक चलते थे, नृत्य चलता था, गायन चलता था, अलग अलग व्यवस्था थी। नाच गाना, जैसे गांव में देखोगे शादी विवाह में जाओगे लोकगीत होते थे, लोकगीत गाए जाते हैं। अभी तो कई लोगों को लोकगीत नहीं पता है, लोकगीत होते थे जो शादी विवाह में गाए जाते। ऐसे भी लड़कियां गाती थी हर फंक्शन में। गांव में पहले नाटक चलता था, दूर दूर से नाटक करने वाले आते थे, नाटक दिखाते थे। गायन चलता था, लोग गाना गाते थे, भजन करते थे, हरि कीर्तन करते थे, आज भी करते हैं। तो ऐसे अलग अलग व्यवस्था थी, इसमें सब लोग एक दूसरे से मिलके अपना मनोरंजन करते थे। उसके बाद धार्मिक चीजें भी करते थे, जिससे उनका विश्वास बढ़ रहता था। साथ ही ग्रामीण मनोरंजन जो है वो आडंबर से दूर है कि नहीं ये करो वो करो वो करो, ऐसे करके तब हम खेल पाएंगे या हम मनोरंजन कर पाएंगे। नहीं, ग्रामीण मनोरंजन है सीधा और सटीक है। मनोरंजन करना है तो हम गाना गा लिए, मनोरंजन करना है हम नाच लिए। ये नहीं कि अब हमको इंटरनेट चाहिए तो फलाना चाहिए, तब हमको किट चाहिए तब हम खेलेंगे। तो ऐसा मनोरंजन कोई नहीं था, बहुत ज्यादा आडंबर हमारे यहाँ नहीं होता था। जैसे गिल्ली डंडा का ही बताया, तो ला के 2 लोग नॉर्मली खेल रहे हैं। अभी क्या कि अगर क्रिकेट होना हो तो पहले कैमरा लगाओ तब हम खेलेंगे। तो आडंबर नहीं होते थे। मनोरंजन का स्वरूप प्रकृति के साथ था, अत्यधिक सरल और समान। ऐसा गेम खेलते थे ग्रामीण वाले, या आज भी ग्रामीण खेलते हैं, कि जो एक बार में किसी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है और खेल क्या है। कोई बाहर का भी व्यक्ति अगर खेलने आ रहा है या मनोरंजन करना है, उसको एक ही बार में सबको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। ऐसा कोई गेम नहीं जैसे आज के आधुनिक बच्चे पबजी और वो फ्री फायर खेलते हैं, कि कुछ लोगों को दे देते यही समझ में नहीं आएगा कि वो खेल क्या रहा है। तो ऐसे मनोरंजन नहीं होते थे उनके। उसके बाद उनके मनोरंजन व्यापारिक नहीं है कि इसमें पैसा लगाओगे तब पैसा आएगा तो हम खेलेंगे, बिना पैसे के खेल नहीं सकते। उनका मनोरंजन व्यापारिक भी नहीं था, और ना व्यापारिक है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक नहीं है। फिजिकल होता था उनका, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिससे वो स्वस्थ भी रहते थे। अभी ग्रामीण मनोरंजन क्या है कि कोई भी कृत्रिम व्यवस्था नहीं रहती थी, सब प्राकृतिक व्यवस्था रहती थी, नेचुरल खेल खेलते थे। तो ग्रामीण मनोरंजन की जो विशेषता है वो ग्रामीणों का जीवन है। ग्रामीण मनोरंजन क्या है? ग्रामीणों का जीवन है, उनके अंदर की स्वाभाविकता है कि वो कैसे हैं, ऐसे स्वभाव से कैसे हैं।
उन स्वाभाविक उनके अंदर से वो खेल निकल रहा है, वो मनोरंजन निकल रहा है। ग्रामीण मनोरंजन परिवारों पर भी प्रभाव डालता है, जैसे वो एक दूसरे के साथ बैठ के अंताक्षरी, चुटकिला, कहानियां परिवार बैठ के सुनता था, तो एक दूसरे से परस्पर इनका बैठना भी होता था, बातें भी होती थी, परिवार एक साथ इकट्ठा रहता था। मैंने जैसे बताया कि आडंबरहीन होता है, कोई झमेला नहीं होता है, या भाग दौड़ खेल लेते थे, कूद फान खेल लेते थे, आंख मिचौली खेल लेते थे, कोड़ा मराई एक खेल होता है, कोड़ा जसमलाई एक खेल होता है जिसमें एक कपड़े को लपेट के और मारा जाता है, तो कोड़ा जसमलाई एक खेल होता था। मतलब अभी भी खेलते हैं बच्चे, गुल्ली डंडा खेलते हैं, आंख मिचौली खेलते हैं, कूद फान खेलते हैं, तो ये सब बाहरी खेलते, आउटडोर खेलते। उसके बाद गांव में ताश खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, 18 गोटे खेलते हैं, हम लोग भी 18 गोटा खेले हैं, तो 18 गोटा खेलते थे, ताश अभी भी खेलते हैं। इनमें कोई आडंबर नहीं है, तुरंत कोई भी व्यक्ति समझ के खेलने लगेगा। उसके बाद धार्मिक विश्वास का पूत होता है, धार्मिक विश्वास भी इनमें होता है, जैसे कि दीपावली हो, ईद हो, दशहरा हो, बड़ा दिन हो, इसको लोग खुशी खुशी से मनाते हैं। इस दिन भी मनोरंजन करते हैं। दिवाली में दीप जलाएंगे, अपना मिठाई बांटेंगे, एक दूसरे से खुशियां मनाएंगे, पूजा पाठ अर्चना करेंगे, ये भी मनोरंजन का साधन है। दशहरा आएगा, पूरा गांव मेले जैसा सदा रहेगा, देवी देवताओं की पूजा हो रही है, दुर्गा जी की पूजा हो रही है, मेला लगा है, सब लोग मजा ले रहे हैं। होली आती है, होली में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, नाच गाना करते हैं, भांग पीते हैं, कुछ लोग एकदम मजा करते हैं। ये इनके नेचुरल मतलब क्या है, मनोरंजन है, इसमें कोई दिखावा उखावा नहीं होता है इनका। और जितने भी मनोरंजन है, सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि जितने भी मनोरंजन होंगे ना, इनके सामूहिक होंगे। ये नहीं अकेले कोई कोना में बैठ कर मार ऊपर वाला है, देख नीचे से आ रहा है, फ्री फायर पबजी अकेले अकेले वो कमरे में बड़बड़ा रहा है, मानसिक रोगी होते जा रहा है, तो वो नहीं है। एक दूसरे से परस्परिक मिलके समूहों में खेल खेल रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। आप लोग जो हैं वरिष्ठ हो गए हैं, तो थोड़ा युवक हैं, आप 18 वर्ष के उम्र के हो गए हैं, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि शरीर को अगर एक्टिव रखना है तो उसको आप यूज करिए। आप उसको जितना स्थिर करते जाएंगे, वो शरीर क्या होगा, जंग लगते जाएगा, उसमें आपके मस्तिष्क में जंग लगते जाएगा, आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। व्यापारी भी बताया मैंने। उसके बाद एक लास्ट, और यहां ये टॉपिक खत्म होगा कि ग्रामीण मनोरंजन जो है, इसमें किसी को विशेष योग्यता नहीं चाहिए। ये नहीं कि ये क्राइटेरिया चाहिए, तुमको 6 फुट हाइट चाहिए, या फिर तुमको तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब तुमको 800 मीटर दौड़ने आना चाहिए, ऐसी कोई योग्यता नहीं होती है ग्रामीण खेलों में। उसमें जो आ रहा है वही खेल रहा है, कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा 2 पार्ट में वीडियो आया, जिसमें सामाजिक संरचना, BIS जो मैंने बताया, डिफिनीशन, इंपॉर्टेंस और स्कोप, और सामाजिक संरचना कैसी रही शादी हो सकते। मैंने ये आपको एक टॉपिक बना के दिया, 2 पार्ट में ये वीडियो है, आप लोग इसको देखिए, इसके हिसाब से पढ़िए, ठीक है। आपको धीरे धीरे इसके मटेरियल्स मिलते जाएंगे। धन्यवाद। और जितना हो सके, ये सिर्फ BSc के बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी अगर इससे पढ़ता है तो उसको समाज जो सोशियोलॉजी से पढ़ रहा हो, उसको इस चीज की जानकारी मिलेगी और बढ़िया चीजें मिलेंगी। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा इसलिए करता हूँ कि इसमें खाली पढ़ाने वाली चीजें होती हैं। मैं और यूट्यूबर जैसे आपको सारी चीजें आधे घंटे तक ड्रामा नहीं करता हूँ कि ड्रामा आप देखें, क्योंकि हमारे अभी बताया ना, ग्रामीण समाज में हर चीज सीधा और स्पष्ट होता है, तो सीधा और स्पष्ट चलेंगे। थैंक यू। आप लोगों से मैं फिर मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, और सारी चीजें मैं दूंगा। थैंक यू।